तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ साल 2023 में आई द ब्लैक डायमंड मूवी को। ये कहानी एक ऐसी फैमिली की है जो कि समुद्र के बीचों बीच एक पुराने ऑयल रिग पर फंस जाते हैं और इनका सामना समंदर में एक ऐसी खतरनाक चीज से होता है जो कि कभी भी इन्हें मार सकती थी। कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि बजा कोस्ट के फिशरमैन एक बहुत ही खतरनाक क्रिएचर की कहानी सुनाया करते थे। वो सुनाया करते थे कि वो क्रिएचर इतना खतरनाक था कि आज तक जिससे भी उसका सामना हुआ है वो अपनी जान से हाथ धो बैठा है यानी मारा गया है। और इन कहानियों में इस क्रिएचर को ब्लैक डायमंड नाम से जाना गया। इस कहानी की शुरुआत होती है और हमें दो आदमियों को दिखाया जाता है जो कि मिक्सन नाम की कंपनी के लिए काम किया करते थे। इन दोनों को समुद्र के बीच में बने ऑयल टैंकर को तबाह करने के ऑर्डर मिले थे, इसीलिए इनमें से एक आदमी बॉम्ब को लेकर समुद्र में नीचे कूद जाता है। नीचे जाकर जब वो इस बॉम्ब को ऑयल रिग के बेस पर लगाकर वापस ऊपर आने लगता है तो तभी वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा क्रिएचर इस पर अटैक करके इसे मार देता है। इसके बाद इसका साथी जो कि जहाज के ऊपर होता है इसे भी मार देता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है जिसमें एक कपल और इनके दो बच्चे होते हैं। इस आदमी का नाम पॉल होता है और इसकी वाइफ का नाम एनिस होता है। पॉल मिक्सन कंपनी के लिए काम करता है, वो उनमें से एक इंस्पेक्टर है। ये सभी एंजॉय करने के लिए ट्रिप पर जा रहे थे लेकिन तभी इनकी गाड़ी का ऑयल खत्म हो जाता है, इसीलिए ये लोग एक पेट्रोल पंप पर ऑयल डलवाने के लिए रुकते हैं। खैर अब थोड़ी देर चलने के बाद ये लोग एक बीच पर पहुंचते हैं और यहाँ आकर काफी मजा करते हैं और साथ ही फोटोज भी क्लिक करते हैं। टॉमी अपने टेलीस्कोप से उस जगह को देखता है जहाँ पर इंस्पेक्शन करने के लिए पॉल को वहाँ पर भेजा गया था। वो ट्रिप का मजा लेते हुए साथ ही अपना काम भी कर रहा था। अब इसके बाद ये लोग एक शहर की तरफ जाने लगते हैं जहाँ पर पॉल नोटिस करता है ये शहर पहले के मुकाबले काफी खाली लग रहा था। ये शहर वीरान दिख रहा था, चारों तरफ खामोशी छाई हुई थी, सभी लोग काफी डरे हुए थे और ना ही एक दूसरे से बातें कर रहे थे। अब इसके बाद पॉल एक आदमी के पास जाकर होटल जाने का रास्ता पूछता है। पॉल इसे कहता है कि मैं मिक्सन कंपनी से हूँ और उसी ने यह पूरा एरिया कंस्ट्रक्ट किया था। ये आदमी पॉल की बात का कोई जवाब नहीं देता बल्कि उदास हो जाता है क्योंकि वो मानता है कि इस टाउन की वीरानी की वजह मिक्सन कंपनी है जिसमें पॉल काम करता है। तभी यहाँ पर एनिस आकर इस आदमी को बताती है कि हम यहाँ पर एंजॉय करने के लिए आए हुए हैं। एनिस इसे कुछ पैसे देकर होटल का रास्ता पूछती है जिस पर वो आदमी इनके हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद ये लोग एक रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं जहाँ पर पॉल को उसकी कंपनी से कॉल आती है। वो पॉल से उसका काम जल्दी से करने के लिए कह रहे थे, इसलिए पॉल ना चाहते हुए भी अपनी फैमिली को छोड़कर यहीं पर जाना पड़ता है। समुद्र के किनारे पॉल उस आदमी से मिलता है जो कि इसे इसकी लोकेशन तक ले जाने वाला था। ये आदमी कंपनी की तरफ से भेजी हुई बोट लेकर इसका वेट कर रहा था। पॉल इससे इस टाउन के बारे में पता करता है। ये आदमी कहता है कि पहले ये शहर ऐसा नहीं था। यह आदमी इसे बताते हुए कहता है कि डर की वजह से ये सभी लोग इस बस्ती को छोड़कर चले गए और यह डर एक बहुत ही बड़ी शार्क का है जिसे कि ब्लैक डायमंड के नाम से जाना जाता है। पॉल इसकी बातों पर यकीन नहीं करता। अब इसके बाद वो आदमी पॉल को समुद्र के बीचों बीच ले जाकर एक ऐसी जगह पर उतार देता है और कहता है कि इससे आगे मैं नहीं जा सकता, यानी कि यहाँ से आगे का सफर पॉल को अकेले ही करना होगा। वहीं दूसरी तरफ रेस्टोरेंट में बैठकर पॉल की फैमिली उसका वेट कर रही थी। तभी यहाँ पर एक शराबी आदमी इन्हें देखकर इनके पास आता है। वो यहाँ इन्हें अकेला पाकर इनके साथ गलत तरीके से इंटीमेट होने लगता है, यानी इनको टच करने लगता है। इसलिए एनिस एक कांच की बोतल को इसके सर पर मारती है जिससे इसके सर से खून बहने लगता है और एनिस अपने बच्चों को लेकर यहाँ से चली जाती है। बाहर आकर एनिस देखते है कि इसकी गाड़ी का टायर किसी ने पंचर कर दिया है, इसलिए वो जल्दी से भागकर एक बोट के पास आती है और उसे इस प्लेटफॉर्म तक चलने के लिए कहती है जहाँ पर पॉल गया था। बोटमैन पहले तो इसे मना करता है लेकिन जब वो इनके पीछे गुंडे देखता है तो चलने को तैयार हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ जब पॉल अपनी लोकेशन तक पहुँचता है तो वहाँ पर इसे कुछ डाइविंग का मलबा नजर आता है। पॉल यहाँ पर देखता है कि समुद्र का रंग काफी अजीब है। अब इसके बाद ये बताई हुई लोकेशन पर पहुँच जाता है जहाँ पर इसको एक घर मिलता है। इस घर का नाम ऑयल रिग होता है और इसका स्ट्रक्चर काफी पुराना हो चुका था। इसके बाद पॉल केबिन में आकर आवाजें देने लगता है लेकिन वहाँ पर एक सिर्फ छोटा कुत्ता होता है और कोई नहीं। लेकिन तभी यहाँ पर दो आदमी शैडो और जूनियर आते हैं जिन्हें देखकर पॉल काफी डर जाता है। असल में ये खुद भी काफी डरे हुए थे। पॉल इन्हें बताता है कि मैं यहाँ पर सिर्फ इंस्पेक्शन करने के लिए आया हूँ, जिस पर शैडो कहता है कि इसके लिए काफी देर हो चुकी है। लेकिन तभी उन्हें बाहर से किसी बोट के आने की आवाज आने लगती है। जब वो बाहर देखने के लिए जाते हैं तो उन्हें पता लगता है कि बाहर उस बोट में पॉल की फैमिली है। पॉल का बेटा जब अपनी दूरबीन से देखता है तो उसे समुद्र में एक बहुत ही बड़ी परछाई नजर आती है जो कि बहुत तेजी से बोट के नीचे से गुजर रही थी। वहीं दूसरी तरफ इस प्लेटफॉर्म पर मौजूद लोगों को भी बोट के करीब किसी क्रिएचर की मौजूदगी का एहसास होने लगा था, इसलिए ये लोग क्रिएचर का ध्यान बटाने के लिए प्लेटफॉर्म पर लोहे को हिट करने लगते हैं जिस वजह से काफी ज्यादा आवाज पैदा होने लगती है। ये यहाँ पर आवाज इसलिए कर रहे थे ताकि शार्क को बोट से दूर रखा जा सके, लेकिन पॉल को इस बारे में कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अब इतने में पॉल की फैमिली करीब आ जाती है और सेफली प्लेटफॉर्म पर आ जाती है। ये आदमी जिसकी बोट होती है यह काफी डर चुका था,
वो जल्दी से अपनी बोट को वापस मोड़ लेता है। तभी यहाँ पर पॉल की बेटी का पैर फिसल जाता है और पानी में गिर जाती है, जहाँ पर उसे पानी के अंदर काफी सारी डेड बॉडीज देखने को मिलती है। और अब जैसे ही शार्क आकर इस पर अटैक करने वाला था कि ये लोग उसे पानी से ऊपर खींच लेते हैं। अब पॉल शैडो से पूछता है कि यह सब क्या है, जिस पर शैडो उन्हें एक दूरबीन से दिखाता है कि एक बहुत ही बड़ी शार्क उस बोट का पीछा कर रही थी और देखते ही देखते वो उस बोट पर अटैक करके उस आदमी को मार देती है। शैडो इन्हें कहता है कि यह एक ब्लैक डेमन है जिसने पूरे शहर को खौफ में डाल रखा है और इसीलिए हम दोनों यहाँ पर फंसे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी इनकी मदद करने के लिए आना नहीं चाहता। अब ये लोग महसूस करते हैं कि प्लेटफॉर्म का बेस उस शार्क के अटैक से काफी कमजोर हो चुका है, इसलिए सभी चीज यहाँ पर काफी तेजी से हिलने लगी थी। पॉल कहता है कि पावर का मसला तो मैं ठीक कर दूंगा, लेकिन इसके लिए पानी के अंदर जाना होगा। एनिस को ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आता, लेकिन अब वो इन लोगों के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। यहाँ पर शैडो बताता है कि यह डेमन कैट की तरफ से एक श्राप है, क्योंकि गॉड ने इंसानों के लिए एक दुनिया बनाई है, लाखों रिसोर्स पैदा किए हैं, लेकिन इंसानों ने अपने फायदों के लिए उन सभी रिसोर्स को तबाह करने में लग गया। इंसानों ने जंगल को काट दिया और समुद्र में धमाके किए, जिससे लाखों जानवर मारे गए, नेचर का साइकिल हिल गया। इसीलिए ये ब्लैक डेमन गॉड की तरफ से एक पनिशमेंट के तौर पर आई है। पॉल इसकी बात नहीं मानता, लेकिन शैडो अपनी बात पर पूरी तरह से अड़ा हुआ था। शैडो कहता है कि इस शार्क को मारने का कोई भी फायदा नहीं है जब तक फाइनल सैक्रिफाइस नहीं हो जाता। शैडो जूनियर मेटल से बने एक कैप्सूल की मदद से समंदर में एंटर होते हैं। नीचे जाने पर उन्हें सपोर्टिंग कॉलम मिल जाता है जो कि बुरी तरह से ऑयल से घिरा हुआ था और उस पर एक बम लगा हुआ था, जो कि हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। इस पर 2 घंटे और कुछ मिनट्स का टाइम रह गया था, यानी कि ये बम 2 घंटे में फट जाएगा। इनमें अभी भी कुछ पार्ट जिंदे थे, लेकिन ये सभी एल्यूजन थी और ये देखकर वो समझ जाता है कि खतरा उसकी तरफ बढ़ रहा है, इसलिए वो जल्दी से उस कैप्सूल के अंदर चला जाता है। लेकिन तभी वो क्रीचर उस कैप्सूल को पकड़ लेती है और इसे और भी गहराई में ले जाने लगती है। पॉल ये देखकर घबरा जाता है और इसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कुछ फायदा नहीं होता। इसी बीच शैडो किसी तरह से तैरकर ऊपर आ जाता है। तभी इन्हें पानी में जूनियर की बॉडी नजर आती है, लेकिन जैसे ये लोग इसे ऊपर खींचते हैं तो उसका नीचे का हिस्सा पूरी तरह से गायब था। ये देखकर ये लोग काफी डर जाते हैं। अब कुछ देर बाद जब पॉल अंदर जाता है तो टॉमी इससे पूछता है कि डैड हम मरने वाले हैं। इसकी बातें सुनकर सभी लोग इसकी हिम्मत बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ये कहते हैं कि यह सभी एक चैलेंज है चेस गेम की तरह, जिस पर टॉमी कहता है कि चेस गेम में तो कुछ चीजों को सैक्रिफाइस करना पड़ता है इनको बचाने के लिए, और साथ ही वो इन्हें लाल गार्ड्स की स्टोरी भी बताता है जो कि इसने इंटरनेट से पढ़ी थी, क्योंकि उसने अपने बच्चों को सैक्रिफाइस कर दिया था और फिर बाद में उसके रोने से नदियां बनी थी। पॉल अपने बेटे को यकीन दिलाता है कि बेटा ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब इसके बाद वो बेसमेंट में जनरेटर को ठीक करने के लिए जाता है ताकि कूलिंग सिस्टम ऑन हो सके। वहीं पॉल की फैमिली यहीं पर कुछ काम की चीजें ढूंढने लगती है। इसी बीच टॉमी एक छोटी बोट में काफी सारे डल्स रख के उसे समंदर में बहाता है और साथ ही वो गॉड से प्रे करता है कि उन्हें माफ कर दे और यहाँ से जाने दे, लेकिन तभी उस बोट से एक डल्स पानी में गिर जाती है। वहीं दूसरी तरफ एनिस को कुछ पेपर मिलते हैं जिस पर पॉल के सिग्नेचर होते हैं। उस पर लिखा था कि ऑयल रिग वर्किंग कंडीशन में नहीं है, यानी कि चलने के लायक नहीं है, लेकिन पॉल ने फिर भी उन पर साइन करके उन्हें पास कर दिया था। दूसरी तरफ नीचे शार्क प्लेटफॉर्म से टकराती है, जिससे एक जोर का झटका लगता है और टॉमी पानी में गिर जाता है। टॉमी जोर जोर से चिल्लाने लगता है और इसके चीखे सुनकर एनिस जल्दी से इसके पीछे पानी में कूद जाती है और वो किसी न किसी तरह से इसे पानी से बाहर लेकर आती है। इसके बाद एनिस पॉल से झगड़ा करने लगती है। वो कहते हैं कि तुम्हें सब कुछ पता होते हुए भी तुमने उन पेपर्स पर साइन क्यों किए, और इसी वजह से पहले भी कई सारे लोगों की जान जा चुकी थी। एनिस पॉल से कहती है कि असली शैतान तुम हो। पॉल कहता है कि देखो एनिस, मैंने यह सब अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ देने के लिए किया था, लेकिन एनिस इसकी बातें नहीं सुनती। अब इसके बाद पॉल जनरेटर को ठीक कर देता है, लेकिन अब यहाँ से निकलने की उम्मीद नहीं बची थी। पॉल शैडो से कहता है कि मैंने उन पेपर्स को साइन किया था और मैंने ऐसा सिर्फ पैसा कमाने के लिए किया था, लेकिन साथ ही पॉल यह भी बताता है कि मैंने वही किया जो कि मुझे कंपनी ने करने के लिए कहा था। तभी पॉल को याद आता है कि इसी कंपनी ने इस प्लेटफॉर्म को तबाह करने के लिए यहाँ पर बम फिक्स करवाया था। बाद में उन्होंने पॉल को इस जगह की जांच करने के लिए भेजा है। असल में कंपनी पॉल से तंग आ चुकी थी, क्योंकि पॉल इस कंपनी के सारे राज जानता था। वहीं दूसरी ओर पॉल की फैमिली एक डैमेज बोट को रिपेयर करने लगी थी और शैडो रेडियो को ठीक करने का ट्राई कर रहा था। तभी पॉल शैडो के पास आता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम बोट के जरिए मेरी फैमिली को किनारे की तरफ लेकर जाओ। शैडो समझ जाता है कि पॉल यहाँ पर अपना सैक्रिफाइस करना चाहता है। शैडो इसे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन पॉल के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अपनी फैमिली से कहता है कि तुम सभी शैडो के साथ यहाँ से चले जाओ, तब तक मैं नीचे जाकर उस शार्क को मारने के लिए बम लगाकर आता हूँ। इसके बाद शैडो और पॉल की फैमिली एक बोट में जाने लगती है। इनके जाते ही पॉल यहाँ पर काफी शोर करने लगता है ताकि वो शार्क इनकी तरफ ना जा सके। अब इसके बाद पॉल पानी में जाता है और जनरेटर की मदद से वो लाइट्स को ऑन करके शार्क को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और अब शार्क भी इसकी तरफ आने लगती है। पॉल समझ जाता है कि मैं मरने वाला हूँ, इसलिए पॉल आखिरी बार अपने परिवार से बातें करता है। वो इनको बताता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता,
और शैडो को कहता है कि तुम्हारे लोगों की जान बचने वाली है और अब उन्हें इस क्रिएचर से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिलने वाला है। पोल आखिरी बार अपने बच्चों से भी बातें करता है, जिससे सभी लोग काफी उदास हो जाते हैं। पोल की फैमिली काफी रोने लगती है क्योंकि इनके फादर इनकी जान बचाने के लिए अपना सैक्रिफाइस देने वाला था। अब इतना होने के बाद पोल शार्क के सामने आ जाता है और वो शार्क भी तेजी से पोल की तरफ आने लगती है। शार्क पोल को पूरा निगल जाती है और ठीक उसी समय पर वो बम फटता है और अब पोल के साथ साथ वो शार्क भी मारी जाती है। ये सब पोल की फैमिली दूर से देख रही थी। ये देखकर पोल की फैमिली काफी रोने लगती है। अब कुछ देर के बाद एक दूसरी बोट उनकी मदद करने के लिए यहाँ पर आ जाती है, जिससे कि शैडो ने रेडियो सिग्नल भेजा था। अब पोल की फैमिली को बचा लिया जाता है और इस तरह से पोल अपनी जान देकर अपने परिवार की जान बचा लेता है। और अब इसी के साथ यह मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।